हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 8वीं में। आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विज्ञान विषय में अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसका संपूर्ण हल देखेंगे। इसके अंतर्गत जो हमारे प्रोजेक्ट है उनको भी हम हल करेंगे। संपूर्ण हल यहाँ पर आपको मिलेगा। तो देखिए, आप चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उपकरण हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, सीड्रिल, बस। इसमें दिया हुआ है कि कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखिए कि जिन यंत्रों का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। जैसे हल का उपयोग किया जाएगा, ट्रैक्टर है, कुदाली है, साइलो, सीड्रिल, इनका उपयोग किसमें किया जाता है? कृषि कार्य में। आगे देखिए, यहाँ पर दिया है, यदि कोई उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखिए। जैसे कल्टीवेटर है, डिस्क हैरो है, थ्रेशर है, फावड़ा है, ये सभी किस में प्रयोग किए जाते हैं? कृषि कार्य में। आगे चलिए, चलो फसल बोए। यहाँ पर देखिए, जो बॉक्स खाली हो में निम्नलिखित शब्दों से चयन करके लिखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करना। फिर उसके बाद में हम बुआई करते हैं। फिर बुआई करने के बाद में हम खाद एवं उर्वरक देना। खाद और उर्वरक देने के बाद में सिंचाई, सिंचाई के बाद में खरपतवार से सुरक्षा, और उसके बाद में कटाई, और लास्ट में भंडारण। अब देखिए, हम प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न पहला है कि दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान चुनकर लिखिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पर दिया है कि जून से सितंबर माह तक कौन सी फसल बोई जाती है? तो जून से जो सितंबर माह तक की वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल बोई जाती है। और जो हमारे अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक की जो फसल होती है, जो शीत ऋतु में बोई जाती है, वो कहलाती है रबी की फसल। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो खरीफ हो जाएगा। यहाँ पर यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। तो सीड्रिल से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो किससे मिलकर बनता है? गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। अगला देखिए, असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर असमतल भूमि होती है वहाँ पर किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? छिड़काव तंत्र का। यहाँ पर देखिए 2,4-D है, क्या है? एक खरपतवार नाशी दवाई है। देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाना है हमें। तो निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी के वो पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? तो देखिए, फसल चक्रण से होगा। खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देने से भी मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होगा। और जैविक खाद का उपयोग करने से भी मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होगा, लेकिन कटाई करना, इससे पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? तो देखिए, पौधों की जड़ों में जो पानी बूंद बूंद करके गिरता है, उस तंत्र का नाम है ड्रिप तंत्र। और यहाँ पर देखिए, रेट और डेकली क्या है? ये हमारे पुराने पारंपरिक तरीके सिंचाई के। और छिड़काव, जो असमतल भूमि होती है उसके लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है। तो देखिए, अभी हमने बताया कि रबी की फसल जो होती है वो शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई होती है। तो उसमें देखिए, धान और मक्का हमारे क्या आएंगे? खरीफ, यानी कि वर्षा ऋतु के। सोयाबीन, मूंगफली वर्षा ऋतु में बोई जाती है, यानी कि खरीफ की फसल है। और गेहूँ और चना ये शीत ऋतु में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, और यहाँ पर हमारे मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। और कपास और मूंग भी हमारे कौन से? खरीफ की फसल। तो यहाँ पर गेहूँ और चना क्या हो जाएगा? रबी की फसल। अगला देखिए, कटाई गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन से किया जाता है? तो कटाई गई फसल से बीजों एवं दानों को भूसे से अलग करना कंबाइन का कार्य है। जो हार्वेस्टर होते हैं उसमें कंबाइन होते हैं, उसमें हम दानों को भूसे से अलग करते हैं। खरपतवार हटाने की क्रिया क्या कहते हैं हम? तो देखिए, कुदाली की सहायता से अगर हम खरपतवार को हटा रहे हैं, जो अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ में उग जाते हैं, उनको हम खरपतवार कहते हैं। और उन्हें हटाने के लिए हम निराई करेंगे। छठा देखिए, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की कमी की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है। तो यहाँ पर खाद और उर्वरक में मिलाए जाने वाले सही पोषक तत्व हो जाएंगे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। प्रश्न नंबर 14 देखिए, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर देखिए,
फसल से आप क्या समझते हैं? तो फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो जब एक ही किस्म के पौधे, मान लीजिए हमने गेहूँ लिए, तो गेहूँ के एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर, यानी कि किसी खेत में हम बड़े स्थान पर या बड़े पैमाने पर उगाते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। यानी कि एक खेत में मान लीजिए हमने एक ही तरह के दाने बोए या उगाए, बुआई की, तो वो क्या कहलाएगी? फसल। मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो होती है हमारी खरीफ की फसल और एक होती है रबी की फसल। प्रश्न पांचवा देखिए, प्रश्न पांचवा दिया हुआ है कि बीजों को उचित दूरी पर क्यों आवश्यक है बोना। तो देखिए, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए, यानी कि पौधे को अगर हम उचित दूरी पर बोएंगे तो रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक, जल एवं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। यानी कि अगर बराबर दूरी रहेगी तो उनको सूर्य का प्रकाश भी प्राप्त पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा, और हमारा पोषक तत्व और जल में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम। तो सिंचाई के पारंपरिक स्रोत हो जाएंगे हमारे मोट, चेन, ढेकली और रहट। ये हमारे पारंपरिक तरीके हैं। पशुपालन किसे कहते हैं? तो घरों में अथवा फार्म पर पलने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। यानी कि उनकी देखभाल करना, उन्हें भोजन देना, ये बड़े पैमाने पर अगर किया जाए, यानी कि एक साथ हम बहुत सारे पशुओं को पाल रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? हम पशुपालन कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? देखिए, बुआई करते हैं तो उससे पहले हमें बीजों का चयन करना होता है कि कौन से बीज उगेंगे और कौन से बीज नहीं उगेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे बेस्ट तरीका है कि जो बीज पानी में बैठ जाते हैं, यानी कि हम जल में डुबोएंगे, अगर जो पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी है। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण वो हल्के होते हैं। यानी कि जो बीज भारी रहेंगे वो पानी में तली में बैठ जाएंगे, और जो खोखले रहेंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? तो यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। और अगर हम धूप में सुखाएंगे तो उनकी नमी खत्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि उनमें सूक्ष्म जीव नहीं लगेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां। देखिए, प्रश्न नंबर 10वें में दिया हुआ है कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, क्यों? तो देखिए, जैविक खाद क्या है? तो जो हमारे घरों में अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियों से, गोबर से जो खाद तैयार होती है वो कहलाती है हमारी जैविक खाद। और उर्वरक जो होता है वो फैक्ट्रियों में तैयार होता है। तो उर्वरक से किस प्रकार जैविक खाद अधिक अच्छी है? तो देखिए, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। यानी कि हम जो सिंचाई करेंगे उससे जो मिट्टी रहेगी वो अधिक समय तक उस पानी को संचित करके रखेगी। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? तो देखिए, क्योंकि खरपतवार जो होते हैं वो जल में पोषण, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यदि खेत में यदि खरपतवार होगा तो बराबर फसल में जितना हम खाद डालेंगे तो उसका पोषण किसको मिलेगा? जो खरपतवार रहेगा उसको जगह घेरेगा वह, तो जिससे हमारी फसल क्या रहेगी? कमजोर रहेगी। तो इसलिए खरपतवार हमें इस प्रकार फसलों को हानि पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो देखिए, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। यानी कि जो फैक्ट्री खाद की बजाय जो हमारे गड्ढों में तैयार होती है, उस खाद खेतों में तैयार होती है, उस खाद का हमें उपयोग करना चाहिए। अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सही पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। इस प्रकार हम मिट्टी की उर्वरकता बढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, देखिए प्रश्न नंबर 13 में दिया हुआ है कि निम्न पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हल। देखिए, हल जो है प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह हल का प्रयोग होगा।
कुदाली तो ये एक औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो खरपतवार होते हैं उनको कुदाली की सहायता से हम निकालते हैं। कल्टीवेटर जो होता है वो जुताई कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। सीड ड्रिल का उपयोग बुआई के लिए किया जाता है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है और इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। और सीड ड्रिल का एक और उपयोग है कि इससे श्रम यानी कि परिश्रम कम लगेगा और समय की बचत भी होगी। अब आइए देखिए, हमने 13 प्रश्न हल किया। प्रोजेक्ट देखते हैं। पहला प्रोजेक्ट दिया हुआ है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखना है और होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट करना है। यानी मूंग या कुछ चने ले लें हम और उनको एक गीले रुई में या कपड़े में लपेट कर रख दें। 24 घंटे यानी एक दिन में क्या परिवर्तन होगा, तो फूल जाएंगे। 2 दिन में क्या होगा, वो अंकुरित होने लगेंगे। 5 दिन में अंकुरित होने के बाद में बड़े हो जाते हैं, यानी उनमें से जो सफ़ेद सफ़ेद जो रहता है वो निकलने, यानी कि उनके अंदर जो अंकुरित होने लगता है एक तरह से। वो 10 दिन बाद क्या होगा, पौधा बन जाता है। आगे देखिए, बा में दिया हुआ कि बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को अवलोकन किया, उनको चित्र बनाकर दर्शाइए। हमें देखिए, सबसे पहले फूल जाता है तब ऐसा फूलेगा चना। अंकुरित हुए, थोड़े से यहाँ पर धागे में सफ़ेद धागा टाइप निकलेगा। फिर बड़े हुए तो ये अंकुरित होने लग जाएगा, यानी कि उसमें वो बढ़ने लगेगा ऊपर और फिर पौधा बन गया। 10 दिन बाद देखेंगे हम तो पौधे के रूप में उसका आकार ले लेगा वो। प्रोजेक्ट दूसरा देखिए, किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीजों का चयन का महत्व, सिंचाई की विधियाँ, अधिक शीत, अधिक गर्मी में अधिक वर्षा में पौधों का प्रभाव, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद और व्यावसायिक उपयोग। बात देखिए, यहाँ पर कृषि में उपयोग होने वाले कुछ मशीनों को चित्र एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। तो आपको चित्रों को फाइलों में लगाना है और उन यंत्रों के नाम लिखना है, जैसे कल्टीवेटर, हार्वेस्टर। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस विधि से प्रयोग की जाती है, तो जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर ड्रिप तंत्र, यानी कि बूंद बूंद करके पौधे की जड़ में जल को पहुँचाया जाता है। कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला में उपयोग किया जाता है, क्योंकि पौधे अच्छे से उग जाए, यानी उनको रोपित किया जाता है फिर बाद में। और फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं, तो क्या कहलाते हैं, जो फसल के साथ में कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। फसलों के भंडारण की विधियाँ लिखिए। तो फसलों के भंडारण, जो हम भंडारण करते हैं तो उसकी कई विधियाँ यहाँ पर देखिए गलत है। हम फसलों के भंडारण की विधियाँ जो उनको भरना है, किस प्रकार भरते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको मिट्टी को तैयार करना, फिर बुआई, फिर खाद में उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, और फिर यहाँ पर हमारा जो लास्ट में होगा उसके बाद में भंडारण होगा। और भंडारण किस प्रकार करना है हमें, तो देखिए एक तो होते हैं हमारे फार्म हाउस, यानी कि उन फार्म हाउसों में हम फसल का भंडारण करना चाहिए। जहाँ पर हवा हो वहाँ पर फसल का भंडारण करना चाहिए। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने अध्याय 1 को हल किया। आगे भी आपको वीडियो प्राप्त होती रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।